गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, हम एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे थे। आज हम उसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा इनोलीकृत एल्डिहाइड व कीटोनों का हैलोजनीकरण। यानी कि एल्डिहाइड व कीटोन का हैलोजनीकरण यदि हम अम्ल या क्षार उत्प्रेरक से करवाते हैं तो हमें किस तरह के उत्पाद प्राप्त होते हैं, ये आप देखिए। यहाँ पर हमने सिंपल सा एल्डिहाइड कीटोन में लिया है और आप यहाँ पर देखिए कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके पास में जो H है उसका रिप्लेसमेंट किससे हो जाता है, हैलोजन्स के द्वारा। Cl, Br, I या इसमें से कोई भी हैलोजन इस प्रोटोन को रिप्लेस कर देता है। इसी तरह से एग्जाम्पल में आप पहला एग्जाम्पल आप देखिए कि साइक्लिक कीटोन की यदि हम ब्रोमीन से क्रिया करवाते हैं तो हमें इसमें ब्रोमीन का एडिशन हो जाता है, और ब्रोमीन का एडिशन कहाँ हो रहा है, उसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर। इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल यदि देखें तो आप ये देखिए कि इसके अंदर आप यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है। अब आप इसको यहाँ पर समझिए कि ये फर्स्ट है और ये इसका अल्फा है। अब यहाँ का जो प्रोटॉन है इसका रिप्लेसमेंट हो गया है Br से। इसी तरह से आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर इस CH3 में से Br से एक प्रोटॉन का रिप्लेसमेंट होकर यहाँ पर Br ग्रुप जुड़ गया है। यदि हम इसकी क्रियाविधि देखें तो अम्ल या क्षार का उद्देश्य एल्डिहाइड व कीटोन को इनोलीकृत करना होता है। वास्तव में इनोलेट आयन ही हैलोजन से अभिक्रिया करते हैं और क्षार व अम्ल उत्प्रेरक अभिक्रिया की क्रियाविधि हम पहले भी इसकी देख चुके हैं। तो यदि हम बेस कैटलिस्ट हैलोजिनेशन की बात करें तो एक क्षार की उपस्थिति में यदि हम कीटोन का ब्रोमिनेशन कराएं तो हम ये देखते हैं कि अल्फा पोजीशन पे हमारा ब्रोमो ग्रुप जुड़ जाता है। और यदि हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे निर्भर कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे एसीटोन और बेस दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। इसी तरह से आप मैकेनिज्म देखिए कि फर्स्ट हमारा स्लो स्टेप होता है जिसमें प्रोटॉन आक्रमण करता है और यहाँ पर हमारा कार्ब एनायन बनता है। अब ये जो कार्ब एनायन बना है इस तरह से रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज होता है, जिसकी ब्रोमीन से रिएक्शन होती है जो कि फास्ट रिएक्शन है, और यहाँ पर Br ग्रुप जुड़ जाता है। यदि हम इसकी एविडेंस की बात करें या प्रूफ की बात करें तो पहला प्रूफ है कि ब्रोमिनीकरण के बजाय यदि आयोडीनीकरण कराया जाए तो भी I2 की सांद्रता अप्रभावी रहती है। और दूसरा इसका जो प्रमाण है वो ये है कि इसके अतिरिक्त यदि एसीटोन व क्षार की दी गई सांद्रता पर यदि ब्रोमिनीकरण और आयोडीकरण का वेग समान होता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा एसिड कैटेलाइज। अभी हमने बेस कैटेलाइज रिएक्शन पढ़ी थी, अब हम बात करें एसिड कैटेलाइज रिएक्शन की। क्रियाविधि में यदि हम बात करें एसिड कैटलिस्ट की तो ये त्वरित रिएक्शन है, और आप इसमें भी देखिए कि जो हमारा ब्रोमिनीकरण है प्रोटॉन की प्रेजेंस में हो रहा है, HBr निकलता है और एक प्रोटॉन हमारा यहाँ से रिप्लेस हो जाता है अल्फा हाइड्रोजन से। यदि हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो आप मैकेनिज्म में देखिए कि सबसे पहले हमारा HBr जो हमारा एसिड है वो फास्ट रिएक्शन होती है और उसमें हमारा इस ऑक्सीजन को ये प्रोटोनेट करता है। इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करने के बाद में हमारा बेस आक्रमण करता है और इस तरह से हमारा एक इनोलेट फॉर्म बनती है, और यही हमारी रेट डिटरमाइन स्टेप होती है। उसके बाद में आप ये देखिए कि फिर फर्दर हमारी दूसरी रिएक्शन देखिए, वापस से Br की रिएक्शन करके यहाँ पर प्रोटोनेट हुआ है। प्रोटोनेट होने के बाद में यहाँ पर Br ग्रुप जुड़ गया है। अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया में मोनोहैलोजनीकृत उत्पाद को पृथक करना संभव होता है क्योंकि दूसरे हैलोजन का प्रवेश प्रथम की तुलना में कम गति से होता है। क्षार उत्प्रेरित अभिक्रियाओं में हैलोजन प्रत्येक हैलोजन से जुड़ने से अभिक्रिया की जो गति होती है बच्चों वो बढ़ जाती है, और केवल वह उत्पाद बनता है जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। अब बच्चों यदि हम अल्फा हाइड्रोजन विस्थापन की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए हमने 3 पेंटेनॉन की रिएक्शन यदि हम क्लोरीन से करवाते हैं तो प्रोटोनेट और स्लो स्टेप में देखिए कि आपका जो अल्फा हाइड्रोजन है वही रिप्लेस हो रहा है, यानी कि हमें यहाँ पर 2 क्लोरो 3 पेंटेनॉन प्राप्त होता है। इसी तरह से अगली रिएक्शन आप यहाँ पर देखिए, इसमें जब हम क्लोरीनेशन करवा रहे हैं तो हमें 2,2,4,4 टेट्रा क्लोरो 3 पेंटेनॉन हमें देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम मेथिल कीटोन में क्षार उत्प्रेरित हैलोजनीकरण करवाएं तो हमें ट्राई हैलोजन प्राप्त होते हैं।
जो कि सामान्यतः पृथक नहीं किए जा सकते, बल्कि ये क्षार से क्रिया करके हेलोफॉर्म अभिक्रिया भी हमारी भी हो जाती है। और आपको पता है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। अब हम बात करते हैं बच्चों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स की और एल्डिहाइड्स की, यानी अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड व कीटोन। पहली तो ये बात है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स होते क्या हैं। जब एक कार्बन कार्बन द्विबंध कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध के संयुग्मन में उपस्थित होता है, अर्थात सी सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है, और सी सिंगल बॉन्ड ओ, द्विआबंध केवल सी सी एकल बंध द्वारा पृथक रहते हैं, तब ऐसे यौगिकों को हम अल्फा बीटा कार्बोनिल असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। यानी इस तरह से, यानी कि इसके कॉन्जुगेशन में हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो हम बोलेंगे ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप है। अब थोड़े सा आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक्रोलीन है या एक्रिलएल्डिहाइड है, ये आपने इसका नाम सुना होगा। सेकंड हमारा यहाँ पे है क्रोटोनेल्डिहाइड है या 2-ब्यूटेनॉल इसको हम बोल सकते हैं। तीसरा है आपका सिनेमेल्डिहाइड या 3-फेनिल प्रोपिनेल्डिहाइड है। इसी तरह से आप यहाँ पर ये देखिए, ये है आपका 2,6-डाइमिथाइल 2,5-हेप्टा डाई 4-ऑन है। इसी तरह से ये आपका देखिए 4-फेनिल 3-ब्यूटीन 2-ऑन है। अब ऐसे यौगिक व न केवल व्यक्तिगत क्रियात्मक समूह अर्थात सी डबल बॉन्ड सी व सी डबल बॉन्ड ओ के गुण देते हैं, अपितु कुछ प्रारूपिक अभिलक्षण इनके अंदर भी होते हैं। यदि हम इनकी क्रियाशीलता की बात करें या इनके ओरिएंटेशन की बात करें, तो चूंकि इसके अंदर सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड ओ एक दूसरे के संयुग्मन में है, तो ऑब्वियसली कि बच्चों यहाँ पर रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे क्या परिस्थिति बनेगी, हमें बहुत अच्छे से पता है कि यदि सी डबल बॉन्ड सी यौगिक अर्थात एल्किनो की प्रतिनिधि अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है, और जबकि हमारा जो सीओ ग्रुप है वो नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं देता है, तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में दोनों क्रियात्मक समूह होने के कारण ये नाभिक स्नेही व नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों प्रकार की योगात्मक अभिक्रियाएं देंगे। अब बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, सी डबल बॉन्ड सी की हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, और हमारी जो CO ग्रुप की क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इन दोनों तरह की रिएक्शन हमें इसके अंदर मिलेगी। बल्कि आप यहाँ पर ऊपर देखिए कि हमें किस तरह से जो ऊपर रेजोनेंस होता है, यानी कि ऊपर ये जो हमने ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो हमने रेजोनेंस को बताया है, तो इस रेजोनेंस के कारण क्या होगा कि क्रियाशीलता बल्कि विन्यास में भी इसमें बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की बात करें, क्योंकि CO एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, अर्थात यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी की क्रियाशीलता को ये कम कर देगा, अतः ये X2 या HX आदि यौगिक योग एल्किनो की तुलना में धीमी गति से होते हैं। यदि हम इनकी मैकेनिज्म की बात करें, तो एल्किनो के समान इनकी क्रियाविधि में भी 2 पद होते हैं। प्रथम पद में ऑक्सीजन व प्रोटॉन के योग से अनुनाद द्वारा स्थायी कार्बोकैटायन, यहाँ पर आप देखिए स्थायी कार्ब कैटायन बनता है, जबकि बीटा कार्बन पर प्रोटॉन के योग से कम स्थायी कार्ब कैटायन बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही आंशिक धनावेश होता है, जो दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन स्नेही सी डबल बॉन्ड सी की बजाय CO पर आक्रमण अधिक होता है। अब बच्चों यहाँ पे पूरी मैकेनिज्म को आप समझिए। आप यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट आपकी रेजोनेंस में इस कार्बन पर प्रोटॉन इस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है जिस पे CO ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। बच्चों हमेशा ध्यान रखिए कि यदि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उस पर यदि कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि यदि उस पर पॉजिटिव चार्ज आया है तो उसकी स्टेबिलिटी को वो काफ़ी कम कर देता है। अब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर आप डिफरेंस देखिए कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तीनों कार्बन एटम पर स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर है, इस वजह से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं पर आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए कि जो हमारा रेजोनेंस होता है वो 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन के बीच में, यानी ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है उसको वो काफ़ी कम कर देता है। इसी तरह से बच्चों हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो कार्ब कैटायन है
जिसकी 2 अनुनादी संरचनाएं होती हैं, एनायन के योग से अधिक स्थायी इनोल उत्पाद देता है, जो कि चलायवता द्वारा वास्तविक कीटो उत्पाद में परिवर्तन हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए, ये हमारा अनस्टेबल बना। इसी तरह से आप यहाँ पे इनोल फॉर्म बनी, जो कि टॉटोमेरिज्म द्वारा हमारी कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगी, जो कि इसको स्टेबल कर देती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं बच्चों अपन कि असममित अभिकर्मक जैसे कि HX का अल्फा बीटा असंतर्क कार्बोनिल यौगिकों पर योग इस प्रकार होता है कि हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पर तथा ऋणावेशित समूह बीटा कार्बन से जुड़ जाता है। यहाँ पर ये देखिए आप डिफरेंस, यहाँ पर आपका ये अल्फा और बीटा के अंदर देखिए प्रोटॉन आपका अल्फा कार्बन से जुड़ा है, जबकि आपका बीटा कार्बन से आपका जो हेलोजन है वो जुड़ता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए आप, एक्रोनिल की रिएक्शन जब हम HCl से कराते हैं तो 3 क्लोरो प्रोपेनल मिलता है। इसी तरह से हम यदि मिथाइल ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें 4 मिथॉक्सी 4 मेथिल 1,2 पेंटेनॉन हमें प्राप्त होता है। अब यदि हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो कार्बनिक यौगिकों के समान जो हमारे अल्फा बीटा असंतर्क कार्बनिक यौगिकों पर भी यदि हम HCN या NH2G जी बच्चों कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, इसकी अभी हम रिएक्शन करवाएं तो नाभिक स्नेही योग से 2 पद होंगे। अल्फा बीटा असंतर्क कार्बनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन आकर्षक संयुग्मित यानी कि C डबल बॉन्ड C जुड़ा हुआ है, और इससे क्या हो गया कि प्रथम पद में नाभिक स्नेही कार्बोलिन कार्बन पर जुड़कर एक अनायन बनाता है। ये देखिए फर्स्ट तो क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करके सबसे पहले क्या करेगा, एक एनायन बनाएगा, और ये जो एनायन है, अब ये जो एनायन बना है ये क्या करेगा, बीटा कार्बन पर आक्रमण करके एक रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनाएगा, वो ये है। आप ये देखिए फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, अब यहाँ पर देखिए बच्चों जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे, तो ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि यदि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज यदि कार्बन पे है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ऑक्सीजन की बजाय, क्योंकि यदि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके ऊपर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसकी स्टेबिलिटी को वो कम कर देता है। और यहाँ पर आप देखिए जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस कर रहा है 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन के बीच में, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। या हम कह सकते हैं कि अल्फा बीटा असंतर्क कार्बन यौगिकों में नाभिक स्नेही का योग इलेक्ट्रॉन आकर्षी कार्बन C डबल बॉन्ड C होने के कारण अधिक तीव्रता से होता है, यानी कि ये इसकी जो रिएक्टिविटी है उसको वो क्या करता है, वो बढ़ा देता है। यहाँ दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो संकरित एनायन है प्रोटॉन लेकर अंतिम उत्पाद देता है, और प्रोटॉन या तो अल्फा कार्बन पर जुड़कर कीटो उत्पाद देगा, या फिर ऑक्सीजन से जुड़कर इनॉल उत्पाद देता है, जो कि टॉटोमेरिज्म से मुख्य रूप से कीटो उत्पाद में बदल जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए यह आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, प्रोटोनेट हुआ। अब ये प्रोटॉन 2 कंडीशन हो, या तो इससे जुड़ेगा प्रोटॉन या फिर इससे जुड़ेगा। यदि इससे जुड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, ये टॉटोमेरिज्म द्वारा कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और वही सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिकों में नाभिक स्नेही योग होने पर नाभिक स्नेही बीटा कार्बन पर जुड़ेगा एवं प्रोटॉन अल्फा कार्बन पर जुड़ेगा, जो किस प्रकार है आप नीचे एग्जाम्पल देखिए। बेंजोल एसिटोफिनोन में यदि हम NaCN की रिएक्शन कराते हैं तो हमें 3 साइनो 1 3 डाइफेनिल 1 प्रोपेनॉन प्राप्त होता है, जबकि हमें मेसिटिलिन, नीचे दूसरा एग्जाम्पल है मेसिटिलिन ऑक्साइड से हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें 4 N मेथिल अमीनो 4 मिथाइल 2 पेंटेनॉन हमें प्राप्त होता है। अब बच्चों यदि हम नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाओं की तुलना करें, यदि हम कंपैरिजन करें तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पहला तो ये है कि ऊपर जो हमने पूरी जो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बन यौगिकों की जो नाभिक स्नेही है और इलेक्ट्रॉन स्नेही रिएक्शन से उनको जो हमने समझाया है ना, उनमें क्या समानता मिली है कि दोनों अभिक्रियाएं 2 पद में होती है। सेकंड पॉइंट क्या है कि दोनों योगात्मक अभिक्रियाओं में प्रथम पद वेग निर्धारित होता है, जिसमें अनुनाद स्थायीकृत मध्यवर्ती कार्ब कैटायन या कार्ब एनायन बनाता है, वो भी अपन ने पीछे स्ट्रक्चर्स में देखा है। तीसरा पॉइंट ये है कि प्रथम पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही या नाभिक स्नेही के योग से विधि अर्थात योग का विन्यास और वास्तविक उत्पाद का निर्माण अर्थात क्रियाशीलता मध्यवर्ती के स्थायित्व अर्थात आवेश के विस्थापनीकरण पर निर्भर करती है। यानी मैंने आपको बताया है कि जो हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जो स्टेबल होगा वही प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन यदि दोनों योगात्मक अभिक्रियाओं में एक अंतर है
कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योग में मध्यवर्ती कार्ब कैटायन होता है, जबकि नाभिक स्नेही योग में मध्यवर्ती जो हमारा इंटरमीडिएट होता है कार्ब एनायन होता है। अतः प्रतिस्थापी अभिक्रियाओं का प्रभाव दोनों में बिल्कुल विपरीत होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन आकर्षी CO समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही योग की ओर, जबकि C डबल बॉन्ड C की क्रियाशीलता को कम कर देता है, किंतु इलेक्ट्रॉन आकर्षी CO ग्रुप इलेक्ट्रॉन स्नेही योग की ओर C डबल बॉन्ड O की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। अब यहाँ पर आप ये देखिए इलेक्ट्रॉन फिलिक अटैक करके देखिए, प्रोटॉन अटैक कर रहा है और हमारा जो रेजोनेटिंग स्टेबल बन रहा है वो देखिए आप, ये पूरा स्टेबल तीनों कार्बन पर है, यही सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसी तरह से जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक पे बन रहा है, तो ये वाला जो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। लास्ट हमारी आती है माइकल एडिशन। ठीक है, अल्फा बीटा असंतुलन कार्बोनिल यौगिकों पर कार्बेनायन व नाभिक स्नेही योग माइकल संयोग कहलाता है। माइकल संयोग साधारणतया कार्बनिक यौगिकों के एल्डोल संघनन, नोवेजोल अभिक्रिया इत्यादि के अनुरूप माना जाता है, जिसे हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। सिंपल सा एग्जांपल आप यहाँ देखिए, बेंजिल एसिटोफिनॉन है जिसकी रिएक्शन हमने बेंजिल मेनोनेट से कराई है और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। यदि हम प्रथम पद में क्षार एथिल मेल, अब आप यहाँ पे मैकेनिज्म में देखिए कि प्रथम पद में शार्प एथिल मेलोनेट से एक प्रोटॉन निकाल कर कार्ब एनायन 35 जो ये बन रहा है, कार्ब एनायन हमारा जो बन रहा है बेस, ये बनता है। यह कार्ब एनायन नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है तथा अल्फा बीटा असंतत कार्बोनिल यौगिकों पर आक्रमण करता है। ये कार्ब एनायन बना, इसने अटैक किया, आप यहाँ पर देखिए। इसके बाद में इस तरह से माइनस चार्ज यहाँ आ गया, किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है आप ये देखिए, ये वाला, और उसके बाद में हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। यह अभिक्रिया विभिन्न प्राकृतिक उत्पादों एवं जैविक यौगिकों के निर्माण में उपयोगी होती है। बच्चों ये आपका यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।